हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। जैसा कि अभी तक सर ने आपको मैथ के वीडियो दिए, इसके बाद आपके सर फिजिक्स के वीडियो दे रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। कंटिन्यू साइंस चलेगी। जितने भी कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए जो साइंस की आवश्यकता होती है, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। साइंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस किस तरीके से साइंस की उत्पत्ति होती है, किस भाषा से होती है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से अगर कोई भी पूछे बच्चों कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बताएंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और यदि पूछे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो बताएंगे लैटिन भाषा के सींटिया नामक शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सींटिया नामक शब्द से हुई है। और इस सींटिया का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे सींटिया का अर्थ होता है जानना। इस सींटिया का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे इस सींटिया शब्द का अर्थ जो होता है जानना। अब इसके बाद देखते हैं कि साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो साइंस को भाई दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो है हमारा प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, इसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान, तो इसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। दूसरी शाखा जो इसकी होती है उसे हम लोग भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान। तो इस तरीके से साइंस की अगर शाखाओं की बात की जाए तो दो शाखाओं में इसको डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद अगर बात करें तो जीव विज्ञान को फिर से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग इसका कहलाता है जंतु विज्ञान, एक भाग इसका कहलाता है जंतु विज्ञान, और एक भाग इसका कहलाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अगर यहां पर हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो बताएंगे अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पूछे जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे जनक कहा जाता है अरस्तु को। इसके बाद अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज की, लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं बोला कि जिसकी मैं खोज कर रहा हूं उसे जीव विज्ञान ही कहा जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो जीव विज्ञान का प्रयोग किया था लैमार्क। और लैमार्क के साथ में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। शब्द किसने दिया, तो बताएंगे जीव विज्ञान शब्द जो दिया, तो जीव विज्ञान शब्द दिया लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, जबकि जीव विज्ञान की खोज की अरस्तु ने। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाएगा, जीव विज्ञान का जनक कहा जाएगा अरस्तु को। इसके बाद अगर यहां की बात करें तो भौतिकी विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो भौतिकी विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है रसायन विज्ञान,
और दूसरा भाग इसका होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो एक भाग इसका रसायन विज्ञान कहलाता है और एक भाग इसका भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब अगर बात करें कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीव जंतुओं के बारे में देखा था। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताएंगे जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, तो बताएंगे जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अगर पूछे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। अगर पूछे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस। अच्छा, अब अगर पूछे रासायन विज्ञान के जनक कौन है, तो बताएंगे रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवाशिए को। लेवाशिए को रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और यदि पूछे कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद बात ये आती है कि इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण इनको जनक बोला गया। ऐसा कौन सा कार्य किया, तो बताएंगे कि अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमलम। हिस्टोरिका एनिमलम। हिस्टोरिका एनिमलम नाम की पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने, और इस पुस्तक में 500 जीव जंतुओं के बारे में बताया था अध्ययन करके। 500 जीव जंतु के बारे में बताया था किस पुस्तक में, हिस्टोरिका पुस्तक, हिस्टोरिका एनिमलम नामक पुस्तक में। अगर थियोफ्रेस्टस की बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो हिस्टोरिका प्लांटेरम नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो बताएंगे हिस्टोरिका प्लांटेरम नाम की पुस्तक थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। और थियोफ्रेस्टस ने इस पुस्तक में 500 पेड़ पौधों के बारे में बताया था। 500 पेड़ पौधों के बारे में इस पुस्तक में बताया थियोफ्रेस्टस ने। अगर यहीं पर बात करें लेवासिए ने, तो लेवासिए ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो बताएंगे लेवासिए ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो बताएंगे द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी थी लेवासिए ने। और इसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया इस पुस्तक में। जबकि इसके बाद अगर बात करें न्यूटन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक लिखी थी। प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक किसकी है, तो बताएंगे न्यूटन की। और इस पुस्तक में यानी कि इन्होंने गति के नियमों के बारे में बताया था। तो अगर साइंस में देखें तो साइंस का ये क्लासिफिकेशन इसी तरीके से है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बताएंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, कौन सा ऐसा शब्द था, तो बताएंगे लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे इस सिंटिया का अर्थ होता है जानना। और इसके बाद साइंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया, तो बताएंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, और एक है भौतिकीय विज्ञान जिसे फिजिकल साइंस कहते हैं।
जीव विज्ञान की खोज सर्वप्रथम किसने की? अरस्तु ने की। इसीलिए अरस्तु को यानी कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। सबसे पहले जीव विज्ञान किसने कहा? तो बताएंगे लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान अगर देखते हैं तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जबकि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव विज्ञान में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो बताएंगे अरस्तु हैं। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताएंगे हिस्टोरिका एनिमलम नामक पुस्तक लिखी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस हैं। और थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताएंगे हिस्टोरिका प्लांटेरम नाम की पुस्तक लिखी। इसके बाद अगर पूछे भौतिकी विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो बताएंगे दो भागों में, एक है रसायन विज्ञान और एक है भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो बताएंगे लेवासिए। लेवासिए ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताएंगे द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। जबकि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो बताएंगे न्यूटन है। और न्यूटन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताएंगे प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी। ये तो आपका हुआ साइंस का वर्गीकरण कि साइंस किस तरीके से यानी कि साइंस का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन किसके जनक हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं एक एक करके, यानी कि हम लोग साइंस को पढ़ेंगे एक एक पार्ट। जैसे हम इसके बाद अब एक पार्ट साइंस का पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं हम। जीव विज्ञान अब अगर जीव विज्ञान, इसी को हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है अगर पूछा जाए तो बताएंगे बायोलॉजी जो है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो लिविंग्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि सजीव का अध्ययन करते हैं। लिविंग्स का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी में अब बात यह आती है कि सजीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव के लक्षण सभी को पता होते हैं कि जिसमें श्वसन हो, जिसमें पाचन हो, जिसमें उत्सर्जन हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे सजीव कहा जाता है। अच्छा, इससे इस बात की आती है कि सजीव बना किसका होता है, कैसे सजीव का निर्माण होता है। तो देखो भाई, सबसे छोटी इकाई सजीव की, कोई भी सजीव होगा तो सबसे छोटी इकाई उसकी होती है कोशिका। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे कोशिकाओं के समूह से यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका के समूह से किसका निर्माण होता है? तो कोशिका के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। और जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो वही फिर कहलाने लगता है अंग। और अंगों के मिलने से क्या बनता है? तो अंगों के मिलने से बनता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र के मिलने से क्या बनता है? तो बताएंगे अंग तंत्र के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। प्रत्येक सजीव का निर्माण इसी तरीके से होता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, यानी कि कोशिका, सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है और ऊतक के मिलने से अंग का निर्माण होता है और अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। इसी तरीके से प्रत्येक शरीर का निर्माण होता है। और बायोलॉजी में हमें इतना ही इसी के बारे में, सभी के बारे में अध्ययन करना होता है। कोशिका के बारे में अध्ययन करना होता है, ऊतक के बारे में, अंगों के बारे में, इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है।
तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कोशिका क्या होती है, किस तरीके से कोशिका का निर्माण हुआ, किस तरीके से कोशिका बनी। तो अब इसकी कोशिका के बारे में देखते हैं भाई, कोशिका किस तरीके से कोशिका का निर्माण हुआ। तो कोशिका में अगर देखें, कोशिका, सेल, सेल, एक्चुअली में ये सेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई, तो सेल शब्द की उत्पत्ति एक शब्द था सेलुला। सेल शब्द की उत्पत्ति इस सेलुला नामक शब्द से हुई थी। जिस समय रॉबर्ट हुक ने सेल की यानी कि खोज की थी, तो सेल अपनी रॉबर्ट हुक ने अपनी एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी और उस सूक्ष्मदर्शी पर सबसे पहले कार्क को रखा था। कार्क यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी की सूखी हुई छाल होती है, उसी को बोला गया कार्क। और उस सूक्ष्मदर्शी पर कार्क रखी, तो उस यानी कि कार्क पर यानी कि छोटे छोटे सी इस तरीके से स्ट्रक्चर यानी कि दिखाई दिए और इन्हीं को बोल दिया गया, यानी कि इन्हीं को बोला सेलुला। और इसी सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा। इस सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कक्ष, एक छोटा कमरा, छोटा कमरा, ए लिटिल रूम। और इसी से यानी कि शॉर्ट में इसी को कहा जाने लगा सेल। तो सेल शब्द की उत्पत्ति अगर पूछे कि किस शब्द से हुई, तो बताएंगे सेल शब्द की उत्पत्ति सेलुला नामक शब्द से हुई थी। इसके बाद सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बताएंगे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अब इस कोशिका को खोजा किसने था सबसे पहले, तो कोशिका को खोजा यानी कि कोशिका की खोज किसने की, तो बताएंगे कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी भाई, तो बताएंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और इस कोशिका की जब खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने किस पर कोशिका की खोज की थी, तो बताएंगे कार्क पर। और कार्क किसे कहा जाता है, लकड़ी की एक छाल को, सूखी हुई छाल को, वो मृत छाल थी। इसलिए रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी, तो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। निर्जीव कोशिका की खोज की थी। लेकिन कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो फिर भाई सजीव कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने जब निर्जीव कोशिका की खोज की, तो फिर सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो बताएंगे सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने यानी कि सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की। ठीक है भाई। इसके बाद अगर आगे देखते हैं, तो इसके बाद अगर आगे देखते हैं तो लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। इन्हीं लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का पिता इसी लीवेनहॉक को कहा जाता है। लीवेनहॉक ने जीवाणु विज्ञान यानी कि जीवाणु के बारे में सबसे पहले खोजा था। तो इन्हीं यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। और सजीव कोशिका की खोज करने का भी श्रेय जो है, मुख्य श्रेय है, वो लीवेनहॉक को है। अब इसके बाद अगर देखते हैं
तो फिर इसके बाद यहां पर देखते हैं कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा गया, रॉबर्ट हुक को। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वो घुमा देता है, वो कभी कभी बोल देता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जब एक शब्द लगा दे भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर बोल देंगे कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक को A.K. शर्मा को कहा जाता है। A.K. शर्मा को कहा जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक। अगर पूछा जाए A.K. शर्मा का मतलब, तो बताएंगे अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस तरीके से कोशिका की खोज हुई। अब इसके बाद आता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, अगर पूछे तो बताएंगे जीवाणु की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो बताएंगे जीवाणु की कोशिका होती है। लेकिन अगर पूछ दे किस जीवाणु की कोशिका होती है, तो फिर इसके बाद बता देंगे उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु की कोशिका जो होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ये तो बात हो गई किसकी, छोटी कोशिका की। ये छोटी कोशिका की बात हो गई। अगर वो पूछे बड़ी कोशिका कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो बताएंगे सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर वो पूछता है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, देखो एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, लेकिन अब पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी की अगर बात करें तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। कोशिका का नाम है न्यूरॉन। कभी कभी ऑप्शन में न्यूरॉन नहीं देता है, कभी कभी ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र दे देता है। तो तंत्रिका तंत्र में ही न्यूरॉन कोशिका का ही नाम है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन कोशिका पाई जाएगी। तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की, यानी कि तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, इस कोशिका का ही नाम है न्यूरॉन। इसके बाद अगर बात करते हैं कि कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो कोशिका में बहुत से अंग पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये जीव द्रव्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका भी कहते हैं, सेंट्रोसोम, तारककाय, लाइसोसोम। तो इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो इसके आगे क्लासें बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है, जो भी हमीरपुर क्षेत्र के बच्चे हों वो आकर के संस्थान में जुड़ सकते हैं। एड्रेस रहेगा हमारा कोऑपरेटिव बैंक के सामने, नियर बस स्टैंड, गुप्ता जी बैटरी वाले मकान, यही है ना एड्रेस। हाँ। तो इसी में एक नई शाखा का उद्घाटन हो रहा है हमारा 16 जनवरी से। तो जो भी क्षेत्रीय बच्चे हैं हमीरपुर क्षेत्र के, वो आके संस्थान पे जुड़ सकते हैं। ठीक है।